हाय फ्रेंड्स, अमर स्टडी मित्र के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका साथी अमर। तो आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने जीएस सुधा बुक को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही लयबद्ध तरीके से हम लोग इसका स्टडी कर रहे थे। तो पीछे की कक्षाएँ हम लोगों ने अच्छे से पूरे कर ली हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छे से ही पीछे की कक्षाएँ पढ़ ली हैं। तो आज हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले बाबर आता है। बाबर का टाइम पीरियड है 1526 से 1530 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक जो इब्राहिम लोदी था, उसी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है बाबर के द्वारा। ठीक है, इसमें बाबर की जीत होती है और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, बाबर जीत जाता है और वह मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट देखने को मिलता है कि बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म जो हुआ था ये फरगना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बना है कई बार कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था, ये बाबर का वास्तविक नाम था। ठीक है, मुग़ल संस्थापक बाबर जब लगभग 12 वर्ष का था तब इसे 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। यानी कि 12 वर्ष की आयु में ही बाबर जो था फरगना का शासक बन जाता है, फरगना का सुल्तान बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा पिता का नाम और माता का नाम कुतलुग निगार था। ठीक है, वह तैमूर और चंगेज खां यानी कि दोनों वंशज का था। तैमूर किधर से था? तो अपने पिता की ओर से वो तैमूर वंश का था और चंगेज जो है अपनी माता की ओर से वो चंगेज वंशज था। इस तरीके से वह दोनों वंशज का माना जाता है कि वह तैमूर और चंगेज दोनों था। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1518-19 में यूसुफजाई जाति के खिलाफ हुआ था। इसने पहली बार जब भारत पर अभियान किया था, भारत पर आक्रमण किया था, तो 1518 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के खिलाफ किया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलुमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। तुगलुमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। तुगलुमा युद्ध नीति होता है कि तीन तरफ से, यानी कि एक तरफ से सेना तो सामने सामने भिड़ रही है, फिर उसके साइड से भी और उस साइड से, मतलब तीन तरफ से सेनाओं का इस तरीके से मॉडिफाई करके युद्ध पद्धति का मतलब किया और उससे जो था ये पानीपत के प्रथम युद्ध को जीता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वह भारत के बारूद और तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था भारत में। यानी कि इसके पहले भारत में बारूद और तोपखाने का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन बाबर जब आता है ना तब वो बारूद और तोपखाने का उपयोग करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कि उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खां बाबर के दो तोप निशानेबाज थे, यानी कि तोपची थे। कौन कौन? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। फिर आता है बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। खानवा का युद्ध भी बाबर के द्वारा लड़ा गया था। कब? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर आता है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, फिर बाबर के द्वारा एक युद्ध आता है घाघरा का युद्ध। ठीक, कौन सा? घाघरा का युद्ध या घग्गर का युद्ध करके कहा जाता है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ। ठीक है, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। चंदेरी के युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। खानवा के युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ और बाबर जो था गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में धारण करता है। क्वेश्चन बनता है कि बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, तो काफ़ी लोग ट्रिक भी बताते हैं कि पान खाया चल दिया। ठीक है, पान खा चल घर, ऐसे करके कुछ लोग ट्रिक बनाते हैं कि पान से पानीपत, चा से चंदेरी, पान खा, यानी कि इधर देखिए पान खा चल घर। ठीक है, ये ट्रिक है। पानी से पानीपत यानी कि पान से पानीपत,
खा से खानवा, चा से चंदेरी, घा से घाघरा। इस तरीके से बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा। ठीक है, इस तरीके से बाबर के युद्धों को हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी नामक यानी कि बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन और रस्किन द्वारा किया गया था। तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा कहा जाता है, ये बाबर की आत्मकथा है। इसको बाबर ने स्वयं लिखा था और इसका फारसी अनुवाद जो था ये अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और अंग्रेजी में अनुवाद जो था लेडेन और रस्किन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान एक पद्य शैली है जो बाबर को इसका ही जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसने दीवान नामक कविताओं का और रिसाले उसाज या बाबर के खत का संकलन भी किया था। ठीक है, फिर है, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हो जाती है। आगरा में इसकी मृत्यु होती है और वो 1530 ईस्वी में होती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था, यानी कि हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। बाबर का मकबरा काबुल में है। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में काबुल है, तो बाबर का मकबरा भी अफगानिस्तान काबुल में। अब आते हैं हुमायूं। हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से 1540 ईस्वी तक एक बार रहता है, फिर बीच में हुमायूं चला जाता है, भाग जाता है। उसके बाद 1555 से 1556 तक फिर हुमायूं आता है। तो इस तरीके से इसका दो तरह का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। एक बार पहले 1530 से 1540 तक देखने को मिलता है, फिर बीच में फिर जो था शेरशाह सूरी आ जाता है, फिर उसके बाद 1555 से 1556 में फिर इसका कार्यकाल देखने को मिलता है। ठीक है, देखते हैं। प्रथम बार हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट है, हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये भी नाम पूछता है कि हुमायूं की निम्नलिखित में से कौन हुमायूं का भाई नहीं था, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हुमायूं ने अपने पिता बाबर की वसीयत के अनुसार अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन किया था। बाबर ने वसीयत बनाया था कि इतना % भाग जो था कामरान को, इतना अस्करी को, इतना हिंदाल को, इतना हुमायूं को। तो इसी पर जो हुमायूं ने इसको जो था इसको माना था और इसी के तरीके से साम्राज्य का विभाजन करके अपने भाइयों को दिया भी था। ठीक है, फिर आता है, कामरान को काबुल, कांधार दिया गया, संभल और अलवर क्रमशः अस्करी को दिया गया और हिंदाल को दिया गया। ठीक है, देखो, कामरान को काबुल दे दिया गया, कहने का मतलब जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर, तो उसके अंदर काबुल भी था क्योंकि काबुल का शासक पहले ही बन चुका था। ठीक, इस तरीके से काबुल, कांधार, अलवर, इस संभल, ये सब पूरा एरिया, अफगानिस्तान वाला एरिया, फिर पूरे भारत का एरिया, इस तरीके से पूरे एरिया पर शासन था उसका। फिर जब ये होता है कि जब बाबर मरता है तो उसका वसीयतनामा था, तो उसमें यह था कि इतने इतना पार्ट तीनों भाइयों, चारों भाइयों बांट लेना। तो उसमें जब बांटता है हुमायूं, तो कामरान को काबुल और कांधार मिलता है, संभल जो है वो अस्करी को मिलता है और अलवर का भाग जो है वो हिंदाल को दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से साम्राज्य का बंटवारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शेर खां की जीत हुई। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात शेर खां को शेरशाह सूरी की उपाधि प्राप्त हुई। देखिए, वही इसी के बीच में जब 1539 में चौसा का युद्ध होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539 में होता है। शेर खां या जिसको शेरशाह सूरी कहते हैं, शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। तो इसमें जो था शेर खां जीत जाता है और इसी के पश्चात हुमायूं यहाँ से भाग जाता है जब शेर खान जीत जाता है, और शेर खान को ही शेरशाह सूरी की उपाधि प्राप्त होती है इस युद्ध के बाद। तो वो जो है 1540 से शेर खान जो था यानी कि शेरशाह सूरी जो था वो यहाँ का शासन देखता है और जो हुमायूं था, हुमायूं भाग जाता है। ठीक है, 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच कन्नौज का युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं पुनः हार गया और भारत छोड़कर चला गया। देखिए किस में भागता है? कन्नौज के युद्ध में भागता है। ठीक है, हुमायूं ने शेख अली अकबर जामी की बेटी हमीदा बानो बेगम से शादी की और 23 नवंबर 1542 को हमीदा बानो ने अमरकोट के राजा बीरसाल के किले में अकबर को जन्म दिया।
ठीक है। हमीदा बानो वही हैं अकबर की माता। और ये जो है जब यहाँ से भागता है हुमायूं, तो हुमायूं जाता है वहाँ जाता है शेख अली अकबर जामी की बेटी हमीदा बानो से शादी कर लेता है, उनके यहाँ रहता है, उनसे शादी कर लेता है। और अंत में जो है हमीदा बानो के ही रूप मतलब संतान के रूप में अकबर का जन्म होता है। ठीक है। फिर क्या देखने को मिलता है, सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। सरहिंद का युद्ध होता है, उसमें विजय प्राप्त करता है हुमायूं और फिर 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला और रविवार को पीला वस्त्र पहनता था। ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी शासक का मकबरा विशेषकर आप लोग याद रखिए, क्योंकि मकबरे से क्वेश्चन बनता है, हालांकि कई एग्जामों में क्वेश्चन बने भी हैं। ठीक है। जैसे बाबर का मकबरा कहाँ है, अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान काबुल में। ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। इस तरीके से किसी भी शासक का है तो उसका मकबरा आप लोग याद रखिएगा कहाँ उसका दफनाया गया। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। कहाँ हो गई थी, तो सीढ़ियों से, दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा शेरशाह सूरी के बारे में देखेंगे, क्योंकि उस बीच जब हुमायूं शेरशाह कन्नौज का जब युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध जब होता है 1540 में, तो हुमायूं तो भाग जाता है। तो उस टाइम जो था शेरशाह सूरी जो था ये दिल्ली की गद्दी को संभालता और दिल्ली के शासन करता। ठीक है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खां था जो सासाराम का जागीरदार था। ठीक है। 1527-28 में वह बाबर की सेवा में शामिल हो गया। फिर क्या है, उसने बाबा बहार खान लोहानी के नाबालिग पुत्र जलान खान लोहानी के संरक्षण के रूप में काम किया था। लोहानी के बेटे की रक्षा करते हुए एक शेर को मारने पर उसे शेर खान की उपाधि दी गई थी। ठीक है। इसने जोहार खान लोहानी जो लोहानी था उसके बेटे की संरक्षण करता था और उसी के संरक्षण के समय में इसने एक शेर को मारा था, इसीलिए इसको शेर खान की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, शेरशाह ने हजरत ए आला के रूप में बिहार के सिंहासन को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक। उसने चुनार किले के राज्यपाल की विधवा लॉर्ड मलिका से विवाह करके चुनार पर अधिकार कर लिया था। फिर क्या, कन्नौज की लड़ाई यानी कि वही बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में 1540 ईस्वी में जो होता है, शेरशाह सूरी तथा हुमायूं की मध्य हुई थी और शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में लगभग 68 वर्ष की आयु में बैठा था। ठीक है। कितने वर्ष की आयु में, 68 वर्ष की आयु में शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, इसको याद रखिएगा। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी ने यात्रियों की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक सराएं निर्मित करवाईं। ग्रैंड टैंक रोड GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। उसने रुपया नामक सिक्का जारी किया। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को नाम पटना रखा। ठीक। उसके काल में भूमि की माप की गई और औसत उत्पादन के 1/3 भाग को भूमि कर के रूप में निर्धारित किया गया। ये सब कार्य जो थे शेरशाह सूरी के कार्यकाल में हुआ था। GT रोड इम्पॉर्टेंट है, रुपया इम्पॉर्टेंट है और पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, किसानों के अधिकारों और करों को तय करने के लिए पट्टा यानी कि स्वामित्व विलेख और एक काबूलियत यानी कि समझौते का विलेख दिया गया। पट्टा अभी भी गांव में होता है कि कहते नहीं है कि फला ज़मीन जो था फला ताल मेरे नाम का पट्टा हो गया है, फला ज़मीन पट्टा हो गया। तो पट्टा का मतलब उस पर स्वामित्व अधिकार हो जाता है, जिसके नाम पे पट्टा होता है उस पर उसका अधिकार हो जाता है। तो इस तरीके की जो थी विधियाँ थी, इस तरीके की जो भी सिस्टम था वो किसके कार्यकाल से स्टार्ट हुआ, तो जो शेरशाह सूरी का शासन था उसी से किसानों को अधिकार मिला, उनको पट्टा और कबूलियत देने का अधिकार मिला। ठीक है। फिर क्या देखने को मिलता है, उसने मालवा 1542 ईस्वी, रणथंभौर 1542 ईस्वी, रायसेन 1543 ईस्वी, राजपूताना मारवाड़ 1542 ईस्वी और चित्तौड़ 1544 ईस्वी और कालिंजर 1545 ईस्वी के खिलाफ कई अभियान किए। इन राज्यों के खिलाफ उन्होंने अभियान किया था, मालवा, रणथंभौर, रायसेन, राजपूताना और चित्तौड़ और कालिंजर। ठीक है। फिर क्या है आगे मिलता है कि 1545 ईस्वी में तोप के फट जाने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है।
ठीक है। कहाँ है शेरशाह सूरी का मकबरा? तो ये बिहार के सासाराम में है। इसकी मृत्यु जो होती है ये तोप के फट जाने के कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीन पनाह के विध्वंस कर पुराने किले का निर्माण किया। ठीक है। दीन पनाह जो पुस्तकालय था उसका विध्वंस कर दिया और पुराने किले का निर्माण करवाया। इस्लाम शाह 1545 से 1554 उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। इस्लाम शाह 1545 से 1554 के बाद भारत के इस द्वितीय अफगान साम्राज्य का भी पतन हो गया। ठीक है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद वही देखिए, देखो 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इस्लाम शाह 1554 तक शासन करता है। उसके बाद फिर हुमायूं जो था वो फिर बन जाता है, गद्दी पर बैठता है। 1555 से 1545 से 1556 तक हुमायूं फिर गद्दी पर बैठता है। फिर उसके बाद जो है 1556 में कौन आता है? अकबर आता है, जो कि हुमायूं का पुत्र है अकबर, ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है। अकबर गद्दी पर बैठता है। इसका टाइम पीरियड है 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है। देखते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ हुआ। ठीक है। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा और अकबर निरक्षर या अनपढ़ था। ठीक है। ये आता है कि कौन सा शासक निरक्षर था, तो अकबर जो था ये अनपढ़ था। ठीक है। फिर क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को अकबर तथा हेमू के बीच। ठीक है। इसमें जो था हेमू सूरवंशी आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी और हेमू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था। इन सभी युद्धों में इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है। अकबर पर जीवन के आरंभिक समय 1560 से 1562 ईस्वी में माहम अंगा और अधम खां जैसे प्रशासकों का प्रभाव अधिक था। इस अवधि को पेटीकोट शासनकाल के रूप में जाना जाता है। देखिए अकबर का शासनकाल अलग अलग तरीक़ों से बटा था। पहले वो जो था पेटीकोट शासनकाल था, उसमें जो थी माहम अंगा और अधम खां के द्वारा प्रशासन किया जाता था। उसमें अकबर सिर्फ नाम मात्र का शासक था। सारा शासनकाल जो था, सारे नीतियाँ जो थी माहम अंगा और अधम खान के द्वारा बनाया जाता था। आप लोग देखे होंगे, अगर अकबर से रिलेटेड कोई मूवी देखे होंगे, कोई सीरियल देखे होंगे तो उसमें देखने को मिलता है। ठीक है। आगे क्या है कि अकबर ने 1560 ईस्वी में बैरम खां के संरक्षण को समाप्त कर दिया और 18 साल की उम्र में राज्य की बागडोर स्वयं संभाल ली। देखिए एक होता बैरम खां के नेतृत्व में और एक होता है माहम अंगा के। ठीक है। इन दोनों अलग अलग टाइम पीरियड था। ठीक। फिर क्या था? 1562 ईस्वी में बाज बहादुर ने से मालवा जीत लिया और उसे अकबर के दरबार में मनसबदार बनाया गया था। नेक्स्ट आता है 1564। 1564 में रानी दुर्गावती और उसके पुत्र वीर नारायण के साथ भीषण युद्ध के बाद गोंडवाना क्षेत्र अकबर के कब्जे में आ गया। अब अकबर जो था गोंडवाना क्षेत्र को भी अपने कब्जे में ले लेता है। वहाँ की रानी कौन थी? दुर्गावती वहाँ की रानी थी और उनका पुत्र जो था वो वीर नारायण था। ठीक है। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। ठीक है। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व का सबसे तेज द्रुतगामी आक्रमण कहा था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में कब होता है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में होता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खां सूर था। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन था? तो हकीम खां सूर इनका सेनापति था। ठीक है। नेक्स्ट है राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट आता है अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। ठीक है। देखिए फिर जजिया कर समाप्त हो जाता है। अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। फिर जजिया कर लगता है, फिर जजिया कर समाप्त होता है। इस तरीके से जजिया कर देखने को मिलता है। ठीक। क्या क्या किया था? 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा होता था। जैसे तीर्थ पे जाने के लिए हिंदुओं के द्वारा जो भी तीर्थ स्थल थे उस पर जब जाते थे तो उसके लिए भी कर देना पड़ता था। और 1564 में जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। ठीक है। अकबर के धर्मगुरु का नाम क्या था? शेख मुबारक था। ठीक है। नेक्स्ट आता है अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया। हिंदू राजा कौन था? बीरबल भी इनके ही दरबारी थे, अकबर। ठीक है।
दीन इलाही धर्म को पुरोहित अबुल फजल था। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने 1601 ईस्वी में की थी। ठीक है। अकबर की नई धार्मिक नीति का प्रारूप फैजी ने तैयार किया था। नेक्स्ट आता है, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी और इसका उद्देश्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। ठीक है। एक इबादत खाने का निर्माण कराया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में और इसमें बृहस्पतिवार को जो था धार्मिक विवाद था उसका निपटारा होता था। ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि अबुल फजल किसके समकालीन था, अकबर के। फैजी किसके समकालीन था, अकबर के। तो इन सब, बीरबल किसका समकालीन था, अकबर के। तो इस तरीके से इन सब नामों को आप लोग याद रखिएगा, इन सब नामों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। 1582 ईस्वी में उन्होंने इबादत खाने में बहस बंद कर दी क्योंकि इससे विभिन्न धर्मों के बीच कटुता पैदा हो गई थी। अब जहाँ धार्मिक वाद विवाद होगा तो धर्मों में कटुता तो पैदा ही होगी। जिस धर्म के विषय में अलग अलग तरह के मत आएंगे, हर तरह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद होंगे तो थोड़ा सा कटुता पैदा ही हो जाती है। ठीक है। फिर क्या देखने को मिलता है, अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था। ठीक है। बदायूनी अकबर के धार्मिक प्रयोगों के कटु आलोचक थे। बदायूनी भी आ जाते हैं यहीं पे। अकबरनामा तथा आईन अकबरी नामक पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडरमल को जाता है जो कि उसका राजस्व मंत्री था। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि टोडरमल कौन था, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल इनका राजस्व मंत्री था। टोडरमल अकबर के दरबार में आने से पहले सूरशाह सूरी के दरबार में रहता था। ठीक है। देखिए ये याद, अकबरनामा और आईन अकबरी ये अबुल फजल की पुस्तक है। ठीक है। इसको अबुल फजल ने लिखा था। फिर क्या था, अकबर के नवरत्न आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से अकबर के नवरत्न हैं। तो राजा मानसिंह, तानसेन, कौन, राजा मानसिंह, तानसेन, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, फैजी तथा अब्दुल रहीम खाना ये अकबर के नवरत्न हैं। ठीक है। हकीम हुकाम अकबर की रसोई का प्रधान था। ठीक। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ये भी क्वेश्चन पूछा है, एसएससी ने पूछा है। ठीक है। अब्दुल रहीम खाना एक कवि और तथा बैरम खां का पुत्र था। ठीक। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। तुलसीदास। ठीक है। अकबर नक्कारा या नगाड़ा बजाता था। क्या बजाता था, नगाड़ा बजाता था। आगे देखते हैं, भित्ति चित्रकारी का प्रचलन अकबर के समय में हुआ था। बसावना को अकबर के समय में सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता था। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। कहाँ कर दी, आगरा से फतेहपुर सीकरी। देखिए जब फतेहपुर सीकरी में ज़्यादातर चीज़ें कर रहा था, हर चीज़ का स्थापना फतेहपुर सीकरी में कर रहा था, तो इसलिए उसने अपनी राजधानी यहाँ से फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित कर दी। ठीक है। फिर क्या, अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। अकबर ने बीरबल को कविराज, किसको, बीरबल को कविराज की उपाधि दी और 1586 ईस्वी में यूसुफ जाइयों का विद्रोह दबाते हुए बीरबल की मृत्यु हो गई थी। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। क्या था, तो महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। ठीक है। अकबर की मृत्यु अतिसार के कारण हुई थी, 1605 ईस्वी में हुई थी। फिर अकबर का मकबरा जो है ये सिकंदराबाद में है, यानी कि सिकंदरा, आगरा में अकबर का मकबरा है। सिकंदराबाद नहीं, सिकंदरा है जगह है, आगरा में एक जगह है सिकंदरा, वहीं पर अकबर का मकबरा है। ठीक है। एक बार मेरा यहाँ सेंटर भी गया था सिकंदरा में। ठीक। आगे चलते हैं, अकबर के अभियान। देखिए मुग़ल साम्राज्य में, मुग़ल काल में अकबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाबर पढ़ेंगे, अकबर पढ़ेंगे, हुमायूं पढ़ेंगे। ठीक। ये कुछ ज़्यादा, मतलब अगर अकबर, बाबर, हुमायूं पढ़ लेंगे ना तो मैक्सिमम आप लोगों का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ठीक। तो अकबर के कुछ प्रमुख अभियान हैं, इसको देख लेते हैं। तो मालवा का अभियान 1560 में होता है और ये बाज बहादुर के विरोध में होता है। ठीक है। चुनार 1561 में अफगान के खिलाफ होता है। मेड़ता 1562 में जयमल के खिलाफ होता है और गोंडवाना या गढ़कंटका 1564 में रानी दुर्गावती। ठीक है। फिर क्या, चित्तौड़ का 1568 में राणा उदय सिंह, रणथंभौर का 1569 सुरजनहाड़ा के खिलाफ, कालिंजर का युद्ध 1569 में रामचंद्र के खिलाफ, मारवाड़ का युद्ध 1570 में चंद्रसेन कल्याणमल के खिलाफ। ठीक है। गुजरात का युद्ध 1572 में बहादुर शाह के खिलाफ, बंगाल बिहार ये 1574-76 में दाऊद खान के खिलाफ, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप के खिलाफ, काबुल का युद्ध 1581 में मिर्जा हकीम के खिलाफ,
कश्मीर का युद्ध 1585-86 में यूसुफ खान याकूब खान के खिलाफ। ठीक है, ये हो गया। आगे है सिंध का अभियान, या 1590-91 में जानिक बेग के खिलाफ। उड़ीसा का अभियान 1590-92 में मिर्जा कुतुल खान निसार खान के खिलाफ। खानदेश का 1591 में अली खान के खिलाफ। बलूचिस्तान का 1595 में यूसुफ जई जनजाति के खिलाफ। कांधार का 1595 में मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के खिलाफ। और अहमदनगर 1597 में 1600 में ये चांद बीबी के खिलाफ। और असीरगढ़ 1601 में ये मीर बहादुर खान के खिलाफ। ये इसके प्रमुख अभियान थे, प्रमुख विद्रोह थे। अकबर के बाद उसका पुत्र जो था सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से ये गद्दी पर बैठता है, जिसका वास्तविक नाम सलीम था। इसका टाइम पीरियड है 1605 से 1627 ईस्वी तक। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। अकबर सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारा करता था। क्या पुकारता था? शेखू बाबा। ठीक है। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा के किले के यमुना तट पर लगवाई थी। ठीक, इस न्याय की जंजीर में 60 घंटियाँ थी। जहांगीर ने तगमा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या किया जहांगीर ने। शहजादा खुसरो मिर्जा ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सिखों के गुरु अर्जुन देव ने खुसरो मिर्जा को आश्रय दिया और अतः मुगल सम्राट जहांगीर के आदेश के तहत गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और 1606 ईस्वी में उन्हें यातनाएं देकर मार दिया। किसको? गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, फिर क्या देखने को मिलता है कि नूरजहां मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने 1611 में नूरजहां यानी कि मेहरुन्निसा से शादी कर ली और उसे पातशाह बेगम तथा उसके पिता को एतमादुल्ला की उपाधि दी थी। ठीक है, क्या क्या? पातशाह बेगम और एतमादुल्ला की उपाधि दी थी। ठीक, एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था क्योंकि नूरजहां का पिता ही था। ठीक, फिर देखने को मिलता है 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया संबंधी एक प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है और उसे 400 सवारों का मनसबदार बनाया गया। साथ ही उसे भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई और ईस्ट इंडिया संबंधी ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। देखिए, फिर 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो भी उनके दरबार में आया था। कौन? थॉमस रो, या इसको टॉमस रो भी कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या देखने को मिलता है? जहांगीर ने उसने अपने संस्करण तुजुब ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखे हैं। मुगल चित्रकार जहांगीर के समय में चरम पर पहुंची थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? तो मंसूर, अबुल हसन और बिशन दास ये प्रमुख चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में होती है। कब हुई थी? 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खाने खाना का पड़ता है। किसका? अब्दुल रहीम खाने खाना का पड़ता है जहांगीर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव। ठीक, अब क्या? मुगल कला पर नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां के प्रभाव से मुगल दरबार में फारसी कला और संस्कृति का विशेष विकास हुआ। उसकी वास्तुकला में पियत्रा ड्यूरा तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ा, जिसमें अर्धकीमती पत्थरों का प्रयोग होने लगा। इसका प्रमुख उदाहरण अहमदुल्ला का मकबरा है। ठीक है, उसने नूर महली पोशाक, चांदी के धागों से बनी ब्रोकेड और चांदी की कढ़ाई वाले फीते यानी किनारी जैसे नए वस्त्रों को पेश कर फैशन और वस्त्र कला का समृद्ध किया। ठीक है, फिर आगे आता है शाहजहां। शाहजहां आता है। शाहजहां का टाइम पीरियड है 1628 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहां 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। मुमताज़ महल आसफ खां की पुत्री थी। ठीक है, शाहजहां 1628 में गद्दी पर बैठता है। बचपन का नाम खुर्रम खां था। अर्जुमंद बानो बेगम, जिनका नाम मुमताज़ महल था, उन्हीं के साथ शाहजहां की शादी होती है और मुमताज़ महल जो थी वो आसफ खां की पुत्री थी। ठीक है, शाहजहां का संघर्ष सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह से हुआ था। उसके शासनकाल के दौरान बुंदेलखंड ओरछा का जुझार सिंह बुंदेला 1628 से 35 ईस्वी तक और दक्कन के गवर्नर खाने जहां लोधी 1629-31 ईस्वी का विद्रोह हुआ था। ठीक है, शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। शाहजहां का
कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। देखिए, गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा को निकाला जाता और मीर जुमला ने इसको जो था शाहजहां को भेंट किया था। ठीक है। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें दारा शिकोह उसे सबसे ज़्यादा प्रिय था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और साहेब बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। क्या? साहेब बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आता है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खां ने किया और इसे तख्ते ताउस भी कहा था। ठीक है। तख्ते ताउस पर बैठने वाला पहला शासक जो था वो शाहजहां था। इसी में कोहिनूर हीरा लगा था। इसी जो था मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा लगाया गया था और इस पे सबसे पहले कौन बैठता है? शाहजहां ने बनवाया था, तो पहला शासक शाहजहां माना जाता है। ठीक है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के काल में वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार पेट में भी आया था। वास्तुकला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो शाहजहां के काल को कहते हैं। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत का फारसी में अनुवाद रज्जनामा के नाम बदायूनी ने किया था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ताजमहल की रूपरेखा किसने प्रदान की थी? तो अहमद लाहौरी ने तैयार की थी तथा यह ईसा खां की देखरेख में बनवाया गया था। जहांगीर के शासनकाल का वर्णन फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और टैवर्नियर तथा मनुची ने किया था। ठीक है। जो ताजमहल था वो मुमताज़ बेगम की याद में, जो मुमताज़ महल थी उनके याद में बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ठीक है। पीटर मुंडी ने शाहजहां के समय हुए अकाल का वर्णन किया था। उसने कहा कि शाहजहां शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था। 1659 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई देवराई की घाटी में हुई, जिसमें औरंगजेब की जीत हो जाती है और इस तरीके से दारा शिकोह को मारकर औरंगजेब जो था गद्दी पर बैठता है। दारा शिकोह को इस्लाम की अवहेलना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा, जहाँ इसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई। ठीक है। आगरा के किले में शाहजहां को कैद कर दिया था औरंगजेब ने और उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में हो जाती है। और औरंगजेब जो था ये शासक बनता है दिल्ली का, मुगल साम्राज्य का एक बार शासक कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। ठीक है। औरंगजेब प्रथम बार औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा तथा इसकी दूसरी बार राज्याभिषेक 1659 में हुआ। उसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। औरंगजेब मुमताज़ महल का पुत्र था। मुमताज़ महल के ही याद में शाहजहां ने जो था ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो औरंगजेब मुमताज़ महल का पुत्र था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बना है जिंदा पीर वाला। ठीक है। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा। औरंगजेब एक कुशल बीड़ा वादक था। औरंगजेब के शासनकाल में झरोखा दर्शन की प्रथा को भी बंद कर दिया गया। झरोखा दर्शन की प्रथा को औरंगजेब के काल में बंद कर दिया गया था। झरोखा दर्शन महलों और किलों की बालकनियों या खिड़कियों से आम जनता को संबोधित करने और दर्शन देने का एक दैनिक अभ्यास था। ठीक है। फिर क्या आता है कि पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुई थी। औरंगजेब ने 1668 में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दिया था। ठीक है। 1668 में औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में 1669 में हुआ था। ठीक है। औरंगजेब ने जजिया कर अपने शासनकाल में फिर लागू कर दिया। देखिए, अकबर ने जजिया कर को बंद किया था, अब औरंगजेब फिर उसको लागू कर देता है। वह पूरे देश को इस्लामिक राज्य में बदलना चाहता था। उसने शराब पीने और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इस्लाम में शराब पीना ये सब थोड़ा सा शायद उसमें बंद है कि शराब नहीं पीना चाहिए, इस पर रोक लगाता है इस्लाम धर्म। तो यह पूरे देश को इस्लामिक बनाना चाहता था, इसीलिए उसने शराब और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे। इनकी संख्या लगभग 33% थी। कितनी थी? 33% इनकी संख्या थी। बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशव देव मंदिर को औरंगजेब ने 1669 में तुड़वा दिया था। ठीक है। बनारस का विश्वनाथ मंदिर और ठीक। शिवाजी सबसे शक्तिशाली मराठा शासक और औरंगजेब के कट्टर दुश्मन थे। औरंगजेब ने 1665 में अंबर के राजा जयसिंह के साथ साजिश रची और जयसिंह के आश्वासन पर शिवाजी और औरंगजेब के दरबार में आगरा आए और शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया, लेकिन वे वहां से भागने में सफल रहे। ठीक है। कहा जाता शिवाजी बहुत चालाक थे।
उनको जो औरंगजेब मारने के लिए बुलाता है आगरा के किले में, तो वहाँ से भी वो भाग लेते हैं। ठीक है। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी और औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती। इसके बाद आता है औरंगजेब के 3 पुत्र। फिर उसके बाद उत्तरवर्ती मुगल काल स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती मुगल काल, ये भी अच्छा खासा टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल काल। इसको कोशिश करेंगे एक वीडियो में इसको भी ख़त्म कर देंगे। तो आई होप आज के लिए इतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल नए जोश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।